तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12 फिजिक्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको जब भी स्टूडेंट सोचते हैं ना, तो उनके दिमाग में फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन ये सब आ जाते हैं और फिजिक्स से थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन उसी डर को निकालने आ चुके हैं आपके शुभम सर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के टॉप 6 यानी कि 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक को नोट करके लिख लेना और याद रखना बच्चों, जब पेपर आएगा ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। और ऐसे ही करके मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो 2026 बोर्ड में 100% यही आएंगे। तो सबसे पहले ये देख लो, आखिर क्वेश्चन है कौन से। क्या हम ऐसे ही बोल रहे हैं भैया कि ये इंपॉर्टेंट है? आप खुद ही देख लो, आपके सामने सारा क्वेश्चन और ये कितनी बार आया है, पूरा प्रूफ दिया गया है। इसीलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे क्लासेस आपको टाइम से मिलते रहें, क्योंकि ऐसे क्लासेस सबको नहीं मिलते। तो देखो, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं आप खुद ही देख लो। लगातार ये क्वेश्चन आए हैं। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देख लिया, फिजिक्स में 7 से 8 नंबर उसका कंप्लीट है, समझ लो 7 से 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि यही 5 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इजी है। हम इजी से ना टफ की ओर चलेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो। फिर हम थोड़ा न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस भी समझेंगे। बस टेंशन मत लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना ही तो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या है, ध्यान से समझना। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है? भैया लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो, ये क्वेश्चन जो है हमारे फिजिक्स के चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर से है। तो आखिर लेंस की क्षमता होती क्या है भाई? बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ये आपको टॉपिक पता है, इसका फॉर्मूला पता है, तो समझ लो किरण प्रकाशिकी में फिर बल्ले बल्ले है। तो लेंस की क्षमता क्या है भैया? देखो ध्यान से, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता जो P होती है ना, उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि 1/f, ये हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और ये रहेगा बच्चों मीटर में। किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला लेंस की क्षमता का। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंस की क्षमता का। यही कहा गया है डेफिनेशन में कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी, देखो f जो है मीटर में है, इसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1/f है, यानी कि व्युत्क्रम है। सिंपल सा है, हलवा है भाई। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो, या इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं कैसे? P इक्वल टू लिखते हैं, देखो। अब चूंकि आप सभी को पता है बच्चों, क्या पता है? देखो, आप सभी को पता ही है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर मान लो हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो और क्षमता निकालने को कहा जाए, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भैया? तब फॉर्मूला होगा 100/f। अब ये हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, बस हो गया। ये हो जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। यही सब याद रखो भाई, इसमें कुछ है नहीं। तो 2 फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू 1/f मीटर में या P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। कुछ बच्चे कहेंगे, फरारती लेवल के जो है, कहेंगे सर जी मात्रक भी बता दो, व्हाट इज द यूनिट। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है बच्चों एक ही होता है, लिख लो भाई, मौका है। डायोप्टर क्या होता है?
डायोप्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। चलो फटाफट नोट करो, कुछ है ही नहीं मेरे भाई। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इक्वल टू 1/f मीटर में या पी इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। फटाफट नोट करो, मौका है भाई, चौका मार दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ये मुझे नोट ना करना पड़ता, मुझे बना बनाया नोट्स दे देते। जी बिल्कुल मैं देता हूं, सारे सब्जेक्ट के। आपका बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, जाओ प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। उसी ऐप में आपको मेरा क्रैश कोर्स मिलेगा, उसी में आपको सारे नोट्स, सारे वीडियो, सारे पेपर सब पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे। साथ में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके डेली आपको पीडीएफ और वीडियोस भेजता रहूंगा। सबसे अच्छी चीज है, जाओ पहले डाउनलोड करो। अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है भैया फटाफट मुझसे कांटेक्ट करो, ये मेरा नंबर 9918332305, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल। ठीक है, चलो मौका गया, ठीक है, नंबर गया। चलो दूसरा, +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भैया पहले क्या करते हैं, 2019, 22, 23 में आ चुका है, तो हमें दो क्षमताएं दी गई हैं। एक दिया गया बच्चों P1, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.50 डायोप्टर, 2.50 डायोप्टर। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमें दी गई है P2, मतलब दूसरी क्षमता मेरे भाई, तो P2 हमें दी गई है कितनी, -3.75 डायोप्टर। अब संयुक्त लेंस की पहले क्षमता निकाल लो, बस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, दैट्स अ सिंपल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों क्या, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं क्योंकि साइड में भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मेरे भाई। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता अगर निकालनी है तो एक काम करो बच्चों, फॉर्मूला होता है P = P1 + P2, ये होता है संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। मतलब P1 को P2 से जोड़ दो, हमारा P आ जाएगा। तो P = P1 की वैल्यू कितनी है, फटाफट बताओ, 2.50 डायोप्टर। ठीक है, सॉरी इसको 2.50 कर दीजिए, ठीक है, 2.50 डायोप्टर और प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, -3.75 डायोप्टर। ठीक है, सिंपल है, एकदम हलवा है। P = देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल दो भाई, 2.50 प्लस माइनस हो जाएगा -3.75, दोनों को घटाओगे तो हमारा फाइनल क्षमता आ जाएगी बच्चों। फाइनल क्षमता क्या आएगी, P = भैया 2.50 में से 3.75 घटाओगे तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये जो है छोटा अंक है, ये बड़ा है। इतना तो आपको पता ही होगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा आगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया कितना, ये आ गया -1.25 डायोप्टर। ये हमारा आ गया संयुक्त लेंस की क्षमता। लेकिन बच्चों हमें निकालनी है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ध्यान से, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो आप वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने अगले साल आपको बताया था, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया बच्चों, वो फॉर्मूला है। मैंने बताया था P = 100/F होता है, फॉर्मूला बताया था कि नहीं भी लेंस की क्षमता का। तो ये देखो मैंने बताया था P = होता है 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे मैंने बताया था सेंटीमीटर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F = 100/P लिख देंगे, काम खत्म है। तो हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा था। F = क्या होगा फॉर्मूला, बताओ फटाफट, 100/P, ये फॉर्मूला होगा। इसको हाईलाइट कर दो बच्चों फटाफट।
चलो मैं साइड में अब करवा देता हूं, ध्यान से समझो। f इक्वल टू हमारा हो जाएगा देखो 100 भैया, तो 100 ही रहेंगे। और p की वैल्यू देखो नीचे कितनी है, -1.25। जब 100 को भाग दोगे -1.25 से ना, तो 80 आएगा मेरे भाई, करके देख लेना, ठीक है। तो f इक्वल टू हमारा आ गया बच्चों 80, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि देखो नीचे माइनस का चिन्ह है, तो -80 सेंटीमीटर हो गया। बस खत्म, काम खत्म, पैसा आजम। ये हो गया हमारा फोकस दूरी, f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा था, हमें दो क्षमताएं दी गई थे P1 P2। इसकी पहले मैंने संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल ली, दोनों को जोड़ के, तो -1.25 आ गया। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी थी, तो P इक्वल टू 100/F होता है सेंटीमीटर में, तो F इक्वल टू 100/P हो जाएगा। देखो F की वैल्यू सेंटीमीटर में ही आई ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला 100/, वाला लगाया था। चल भैया इसको भी नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो बच्चों, बाद में ये ना रहे सर जी ने बताया नहीं। चलो अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैंक पेज है भाई, खाली स्थान। चलो ये तीसरा क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन जो है भाई थोड़ा दिमाग से हमें लगाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। देखो, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, मतलब प्रिज्म कोण का मान तो ये होता ही है और न्यूनतम विचलन कोण का भी मान ये हो, तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो भैया यहां पे आपको दिया गया है सीधा सीधा कि प्रिज्म कोण बराबर अल्पतम विचलन कोण बराबर अल्पतम विचलन कोण, और दोनों अल्पतम विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल m से, और दोनों की वैल्यू दी गई है बच्चों कितनी, a। अगर मान लो ये दोनों a हो जाएं, दोनों की वैल्यू, दोनों का मान a हो जाए, तब आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक वाला। देखो ऐसे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, n इक्वल टू होता है, ध्यान से समझना, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब n इक्वल टू हमारा यहां पे हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जगह कम है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हाँ इतने में लिख देते हैं किसी तरह, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस, अब चूंकि कहा गया है कि डेल m की वैल्यू भी अगर a ही हो तो इसके जगह पर भी a लिख देंगे, a बाई 2, ठीक है, और अपान साइन a बाई 2, ठीक है। ये इतना बताया गया है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस साइड में लगा देता हूं, देखो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, बाकी चीजें कुछ है नहीं, सब सिंपल सी होती हैं। देखो साइन a प्लस ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2a अपान 2 और अपान साइन a अपान 2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, सिंपल सा है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू हमारा आ गया, देखो साइन a अपान साइन a बाई 2, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो भाई, यहां पे एक फार्मूला आपको याद रखना है मेरे बच्चों, यहां पे फार्मूला याद रखना है, चूंकि होता है साइन a इक्वल टू कितना होता है, साइन a का एक फार्मूला होता है, साइन a इक्वल टू होता है 2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2,
cos a by 2। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये आपको याद रखना ही रखना है। sin a इक्वल टू होता है 2 sin a by 2 अपन cos a by 2। अब इस sin a के जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इरेज करूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा भाई, बोर्ड में जगह नहीं है। साइड वाला मैं इरेज कर देता हूं, शायद आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ये देखो, इसको मैंने इरेज कर दिया तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं लाइनिंग कर देता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ अलग अलग हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो साइन a के जगह पर लिख देंगे 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, और नीचे तो ऑलरेडी है बच्चों sin a by 2, sin a by 2 नीचे ऑलरेडी है। तो sin से sin को कैंसिल करेंगे, sin a by 2 से sin a by 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली n इक्वल टू आ गया। कितना आ गया देखो ध्यान से, 2 cos a by 2 आ गया, 2 cos a by 2। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बस खत्म काम हो गया, आ गया आंसर। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई है ही नहीं टक्कर में। तो हमें सारी चीजें दी गई थी, मैंने बता दिया, हमने n वाला फॉर्मूला लगा दिया, फाइनली हमारा 2 cos a by 2 आ गया। देखो अगर समझ में नहीं आया है, वीडियो को बैक करके देख लो मेरे भाई, बार बार ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। चलो इसको भी नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नोट हो गया बच्चों। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ये देखो, ये ब्लैंक फेज है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना भाई, थोड़ा सा इजी है, अर्धलघु उत्तरीय प्रश्नों में बेसिकली आता है। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। भैया प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है, ध्यान से समझना बच्चों, NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये होता है बच्चों हमारे वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी NV क्या है, मैं एक का बता देता हूं, बाकी आप समझ जाना। NV है बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब बाकी आप समझ जाइए भैया, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं, जब आ गए हैं यहां तक तो सब जान लेते हैं। NR क्या है, अब R का मतलब होता है रेड, तो ये है लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी NY क्या है, तो ये तो पीले रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, क्योंकि Y का मतलब येलो, तो ये होगा पीले रंग के, ठीक है। बाकी ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया काम, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है किसका, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का, ठीक है। अब एक काम करना भाई, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोरिंग तो नहीं फील कर रहे हो भैया कि सर जी पढ़ा रहे हैं इधर नींद ऊंद लग रही हो, देखो मेहनत करो। अब आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको अच्छे से पढ़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। देखो 5वां, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं भैया, सारी चीजें दी गई हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है। तो चलो पहले जो जो दिया गया हम लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे, ध्यान से समझना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम मान लेते हैं बच्चों F1 से डिनोट कर देते हैं, मतलब उत्तल लेंस है, पहली है तो F1 इसको मान लेंगे, ये दिया गया 10 सेंटीमीटर। अब कुछ हमारे बच्चे जो बढ़िया वाली तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे सर जी
फोकस दूरी प्लस में, अरे भैया उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर लिखेंगे बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी लिख देंगे, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे F2 से। और ये दिया गया है बच्चा पार्टी कितना, 50 सेंटीमीटर, लेकिन भैया को माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या दी गई है, सारी चीजें पहले जो दिया गया उसको लिख लो। हमें दिया गया युग्म से प्रतिबिंब की दूरी, देखो इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो युग्म से वस्तु की दूरी हमें दी गई है। चलो युग्म से वस्तु की दूरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों u से, और u की वैल्यू जो दी गई है उसको भी लिख देंगे। u की वैल्यू है बच्चों 25 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में लिखेंगे, u की वैल्यू माइनस में लिखते हैं, ठीक है, -25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है युग्म से प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब युग्म वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। देखो ध्यान से, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों v से, किससे, v से, और ये हमें निकालनी है। चलो तो एक काम करो, अगर आपको ये निकालना है बच्चों ना, तो पहले जो दो लेंस संपर्क में रखे हैं उन दोनों की फोकस दूरी तो निकालो, क्योंकि जब आप लेंस का सूत्र लगा दोगे ना तो दोनों फोकस दूरी तो रखोगे नहीं, तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो भैया मैं साइड में निकाल लेता हूं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर हम लोग निकालना चाहे ना तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f = 1/f1 + 1/f2, 1/f1 + 1/f2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ध्यान से समझना, यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अब देखो 1/f = हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों को हमें जोड़ देना है, बस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल जाए। 1/10 + 1/-50। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे साइड में, तो 1/10 - 1/50 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ है नहीं मेरे भाई, सिंपल सा हल हुआ है, ठीक है। आगे देखो 1/f = एलसीएम ऑलसीएम ले लो भैया, ठीक है। तो ये एलसीएम लेंगे 10 और 50 का, तो कितना आएगा, 10 50 का एलसीएम तो 50 ही आएगा ना, तो 50 हो गया। तो 10 5 जा 10 5 50, 5 1 5 और -50 × 50, ये आ जाएगा 4/50। इसको यहीं पे कट करने, 2 2 जा 4 और 25 दूना 50, तो ये हमारा आ जाएगा 1/f = 1/f = हमारा आ गया बच्चों 2/25, 2/25। इसको काटेंगे नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे, देखो अभी f नहीं लिखेंगे, हम 1/f = 2/25 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अभी लेंस के फॉर्मूले में हमें 2/25 ही तो लिखना, मतलब 1/f की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 2/25, ठीक है। इसको हम उल्टा करके काट भी सकते थे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं इरेज करने जा रहा हूं, तभी लगेगा न्यूमेरिकल। चलो इरेज कर, नोट कर लो, ठीक हो गया। चलो इस साइड को मैं इरेज कर देता हूं। अब हम निकाल लेंगे क्या, सब नोट करते रहो, नोट रहेगा तो बेटर रहेगा। अब लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है पता है, 1/f = 1/v-, ये तो पता होगा, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1/v - 1/u, यही तो लेंस का फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को देखो v निकालना है, तो एक काम करेंगे 1/v को इधर लिख देंगे, और जब भैया हमारे इधर जाएंगे तो ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/f
प्लस 1/u। ठीक है, देखो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू, अब वैल्यू रखो, फटाफट रखो, 1/f की वैल्यू कितनी है देखो। अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ, 1/f की वैल्यू थी 2/25। देखो ये 2/25, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूं भाई। 1/f की वैल्यू थी 2/25, मैंने बताया ही था। और प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमने यहां पे लिखा था, मैंने इरेज कर दिया है। तो ये देखो 25 सेंटीमीटर, तो -25 था। ठीक है, -25 हो गया। अब एक काम करो, चलो थोड़ा सा साइड में मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, जगह कम है भैया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो 1/v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, देखो 2/25 है ये, प्लस माइनस माइनस होगा जब ब्रैकेट खुलेगा 1/25। अब हर बराबर है तो ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इतना तो जानते हो, 2 में से 1 जाएगा, 1/25 बचेगा। और v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, b इक्वल टू 25 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, लेंस से। तो देखो यही हमारा आंसर हो गया। चलो इसको मैं, हाँ यही हमारा आंसर हो गया। यही हमें निकालना था, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। तो ये सारी चीजें नोट कर दो, इजी है। अब मैंने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, एकदम सर्फ एक्सेल इजी वास। चलो हो गया, इसको नोट करो, फिर इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इरेज करते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए भैया, मतलब हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। देखो यहां पे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। किससे, n से। और ये हमें दिया गया है बच्चों, सिंपल है, cosec a/2 है, cosec a/2 है। ठीक है, हमें निकालना है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि हमें भैया डेल m निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं भैया, किसका, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। यहां से लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल m/2। ये बड़ा वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अपान साइन a/2। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब कैसे निकालेंगे भाई, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, कुछ बच्चे सोचेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे हम सबसे पहले रख देंगे n की वैल्यू। अपवर्तनांक दिया गया है बच्चों cosec a/2। चलो मैं साइड में कर देता हूं, अब वहां पे जगह कम है। ठीक है, तो मैं इस साइड में कर दूंगा, अभी काम लगेगा तो मैं फिर उस जगह पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों n इक्वल टू हमारा हो गया, ध्यान से समझना, ये साइन n के जगह पर हमने रख दिया है कितना, cosec a/2 हमने रख दिया है। देखो n के जगह पर cosec a/2 रख दिया गया है, रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा cosec a/2 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2 हो जाएगा। मतलब वही चीज है, बस मैंने क्या किया है, n के जगह पर cosec a/2 रख दिया है, जो इसका फॉर्मूला था मेन। ठीक है, अब देखो cosec a/2 एक फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, चूंकि cosec a/2 इक्वल टू हमारा होता है, कितना होता है सबको पता होगा, ये होता है वैल्यू बच्चों 1 अपान साइन a/2।
1/sin a/2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। cosec a/2 का फॉर्मूला होता है 1/sin a/2। तो इस cosec a/2 के जगह पर रख देंगे बच्चों क्या हम 1/sin a/2 रख देंगे, a/2 रख देंगे, क्योंकि 1/sin इक्वल टू cosec होता है। तो अब देखो ये इतना हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा sin a प्लस del m/2 अपान sin a/2, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक। अब चलो इस साइड में मैं थोड़ा सा लगा देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा शायद, ठीक है। फिजिक्स है भैया, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो देखो यहां पे एक काम करो छोटा सा, ये sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर लाएंगे तो ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा यहां पे बचा है, देखो ध्यान से, इसको इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा sin a प्लस del m/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, एक, इधर एक ही बचा है तो इसको एक लिख देंगे। अब देखो ध्यान से यहां पे sin a प्लस del m/2, ठीक है, इक्वल टू, बताओ साइन के किस डिग्री की वैल्यू होती है, एक, तो होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू एक होती है। तो इस एक के जगह पर साइन 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। एक है तो साइन 90 डिग्री कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या बच्चों, हमारा बचा है a प्लस del m/2 इक्वल टू हमारा बचा है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, सिंपल सा है, अब कुछ है नहीं इसमें, a प्लस del m इक्वल टू 90 डिग्री का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारी फाइनली आ जाएगी a की वैल्यू जो आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, सॉरी del m हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे del m की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आएगी, ध्यान से समझो, बस हो गया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व है अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा, बस देखो माइनस a कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि भैया अंकों में ही आंसर आएगा, 180 डिग्री माइनस a भी आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें सब कुछ दिया गया था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया था, हमें अल्पतम विचलन कोण del m निकालना था, न्यूनतम विचलन कोण। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें लिखी, cosec a/2 बराबर 1/sin a/2 कट किया, फिर sin a प्लस del m/2 इक्वल टू 1 आया, फिर एक जो होता है sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin a प्लस del m/2 बराबर sin 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, a प्लस del m/2 इक्वल टू 90 डिग्री और a प्लस del m इक्वल टू 180 डिग्री। तो del m इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। इनको भी नोट कर लो, बाकी जो मैंने इरेज कर दिया वो तो आप शायद नोट कर ही चुके होंगे। तो बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन भी फाइनल हो चुका है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैं आपको 6 क्वेश्चन टोटल बता रहा था। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना 12th फिजिक्स के 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको आज हमने समझा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए, कौन कौन से क्वेश्चन पता थे, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।